नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ET अकेडमी पे। दोस्तों आज हमारे बीच हैं भुवनेश्वर राम जी, जिन्होंने 64वीं BPSC में शानदार सफलता प्राप्त कर ब्लॉक SC ST वेलफेयर ऑफिसर के रूप में चयनित हुए हैं। आज वे हमारे सामने आपके समक्ष उपस्थित हैं। वे आपको आज बताएंगे कि उन्होंने अपनी तैयारी किस तरीके से की, उन्होंने कैसी रणनीति अपनाई और कौन कौन से उन्होंने बुक का सहारा लिया। आज सारी बात वे आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने भुवनेश्वर राम जी से, और वे आपका आज मार्गदर्शन करेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भुवनेश्वर जी जरूर कुछ अच्छी बात सिखा करके जाएंगे, तो आप लोग लगातार बने रहें। तो भुवनेश्वर जी, सबसे पहले आपकी शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपने हमारे मंच के लिए इतना समय दिया है, तो आप छात्रों के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार से रही, आपने कैसे तैयारी की, आप छात्रों को संदेश दें। सबसे पहले तो विकास जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको भी। आपने मुझे मौका दिया है छात्रों के बीच अपना पक्ष रखने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड के अंतर्गत मेरा गांव है, मैं वहां से आता हूं और शुरुआती दिनों से ही मैं तैयारी करते रहा हूं। इस बीच में मुझे सचिवालय में जॉब करने का मौका मिला। मैं अभी भी कार्यरत हूं सचिवालय में। एक ऑफिस राज्य सूचना आयोग ऑफिस है, उसमें मैं कार्यरत। मजदूर परिवार से ही मैं आता हूं, ग्रामीण परिवेश से ही आता हूं। तो मुझे बहुत शिक्षा के लिए या कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बहुत गांव में बहुत गाइडलाइंस नहीं मिला, लेकिन जब मैं सचिवालय में जॉब मिल गया मुझे और मैं पटना में रहने लगा, तो मुझे यहाँ से बहुत सारा लोगों से इंस्पिरेशन मिला। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनके गाइडलाइन से मुझे तैयारी हमने शुरू किया। और उसके बाद मैं 2017 में BPSC के लिए तैयारी करना शुरू किया। 2017 से मैंने प्रारंभ किया, सोचा। बीच में मैं नहीं तैयारी कर पाया था व्यक्तिगत कारणों से। आपको इसके तैयारी के लिए आपको किसने मतलब प्रोत्साहित किया? कौन आपको इसकी जानकारी दिया कि आप पहले से आप जान रहे थे और छात्रों को बताया? नहीं, इसका मोटिवेशन मुझे अपने कार्यालय से मिला। जी, सचिवालय से। काम के दौरान जितने ऑफिसर्स आते थे, मैं सूचना अधिकार में कोर्ट में मेरा ड्यूटी लगा रहता था, तो उसमें बिहार के सारे ऑफिसर्स आते थे। अच्छा। तो वहाँ देखते थे कि ऑफिसर्स का जो परफॉर्मेंस होता था, जो वो काम करते थे, पब्लिक के लिए काम करते थे, तो वहाँ से मुझे जिज्ञासा जगी कि मैं भी तैयारी करके ऑफिसर बन सकता हूँ और पब्लिक के लिए काम कर सकता हूँ, समाज के लिए काम कर सकता हूँ। वहाँ से मिला। फिर जो हमारे मित्र थे, हमारे जो अगल पास पड़ोस के जो मित्र रहे हैं और तैयारी में जो कुछ लोग जुटे हुए थे, उनसे भी काफ़ी सहयोग मिला। इसी बीच मेरा परिचय अरुण सर से हुआ। एक हमारे मित्र हैं, यहाँ कैरियर कंचन के बारे में पता चला, कैरियर कंचन से मैं जुड़ा। वहाँ हमारे मित्र उत्तम सर जी हैं, जो फैकल्टी के रूप में भी यहाँ काम करते हैं। उमेश सर हैं, जो उनका अनुभव काफ़ी सहयोग दिया। अरुण सर हैं, प्रहलाद सर हैं, जो अभी ये भी सफल हुए हैं। इस तरह से मैं जुड़ते चला गया लगातार। जब जुड़ते चला गया तो इसके बारे में काफ़ी हमको सहयोग मिला और अनुभव भी उमेश सर का, सब मित्रों का अनुभव मिला, और इस प्रकार से हम तैयारी शुरू किया 2017 से। उसके बाद 2017 के बाद जब मैंने PTUT का तैयारी शुरू किया तो संस्थान से भी जुड़ गया, तो मुझे काफ़ी सहूलियत हुआ। सर्विस करने के साथ साथ, चूँकि आप जानते हैं कि सेवा में रहने से समय की अभाव होती है, सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है। फिर हम लोग उसके बाद समय निकाल करके तैयारी शुरू किया, और इसके तैयारी शुरू करते करते मैं PT का तैयारी शुरू किया। संस्थान में टेस्ट दिया, उसके बाद PT हुई। ठीक है, तो भुवनेश्वर जी, आपने पहला प्रयास कब ट्राई किया? कब आपने अपना पहला प्रयास दिया, उनके बारे में बताएं। मैंने पहला प्रयास 60 से 62वीं की जो BPSC की परीक्षा हुई थी, उस समय से मैं पहला प्रयास मेरा वो था। मतलब 60 से 62वीं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था जी। उसमें मैं मेंस मुख्य परीक्षा तक मैं पहुंचा था जी, और फिर उसमें तो क्वालिफाई नहीं कर पाया जी। उसके बाद 63वीं BPSC के लिए मैं क्वालिफाई किया जी। उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। 63वीं आपने इंटरव्यू तक का सफ़र किया? हाँ, सफ़र किया था। उसके बाद उसमें नहीं हुआ था फाइनल सिलेक्शन। हाँ, फिर भी हम हताश नहीं हुए, हार नहीं माना,
और फिर 64वीं के लिए लग गया जी। और 64वीं की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से किया और 64वीं में तैयारी के दौरान करियर कंचन का मतलब काफ़ी सहयोग मिला। जी बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत सहयोग मिला करियर कंचन से, और यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं उनसे भी काफ़ी अनुभव और उनका जो मेरे में जो कमियाँ थी उन कमियों को उन्होंने मुझे बताया, उसको दूर करके 64वीं बीपीएससी के लिए मैं पूरा तैयारी किया और इंटरव्यू तक पहुँचा और अंतिम रूप से इसमें मैं चयनित हो गया। तो भुवनेश्वर जी, छात्रों को लगातार ये समस्या रहती है कि प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के कि बहुत सारे छात्र जो है प्रारंभिक परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है कि उनको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए और कौन कौन बुक का अध्ययन करना चाहिए? बहुत परेशान रहते हैं कि सर इस बार की कटअप को देख करके और भी छात्र परेशान हैं और कई साथ छात्र जो है वह सफल हो गए हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है और किस रूप से आप उसे तैयारी करने के लिए आगे बताएंगे? कि पीटी परीक्षा में सफल होने की जहाँ तक बात है जी, तो मैं छात्रों से यही कहना चाहूँगा कि वो पीटी परीक्षा के लिए, चूँकि वो तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए जो जितनी सारी किताब हैं, मैगज़ीन हैं, वो सब का वो लगातार अध्ययन करें। और उसमें सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अध्ययन के बाद पीटी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें वो जी। उससे अपने आप को उनको ये आकलन होता रहेगा कि मेरा स्कोरिंग क्या है। अगर वो स्कोरिंग पर, चूँकि ये एक पीटी परीक्षा में आप जानते हैं, छात्र भी बहुत सारे जानते हैं सब लोग, कि हिस्ट्री से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, पॉलिटी से पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, करंट इश्यूज से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो बाइफर्केट करके उसका अध्ययन बारीकी से वो करें और उसका टेस्ट वो बार बार देते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तो उनसे उनका स्कोर पता चलेगा कि मेरा स्कोर क्या है, और प्रैक्टिस से वो पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। वहाँ से वो जान पाएंगे कि वहाँ पर उनका वीक सेक्शन कौन सा वीक सेक्शन कौन है, उन पर वो तैयार करेंगे, उस पर वो काम करेंगे, तो उससे उनकी सफलता जो है निश्चित रूप से हो जाएंगी पीटी में। तो भुवनेश्वर जी, आप जॉब में रहने के बावजूद आपने अपने लिए इतना समय निकाला, और क्योंकि बहुत सारे जो जॉब में हमारे छात्र हैं तो उन्हें परेशानी होती है, अक्सर हमसे सवाल करते हैं कि जॉब में रहने के बाद उन्हें समय नहीं मिल पाता है तैयारी के लिए, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? क्योंकि आप भी एक जॉब में हैं और जॉब में रह करके आपने बीपीएससी कंप्लीट किया है, तो हमारे जो छात्र जॉब में हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो जॉब में रह करके अपनी तैयारी कर करके कैसे बीपीएससी में सफलता को सुनिश्चित करें, आप उन्हें बताएं। देखिए, कोई भी सफलता के लिए सबसे पहले तो उस सफलता के प्रति आपको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा जी, और वो जुनून अपने आप में लाना पड़ेगा, और तब उस पर आप लगेंगे और आप दिल से किसी काम को अगर आप करेंगे तो सफलता तो निश्चित मिलती है, ये सब लोग जानते हैं। तो इसलिए आप जॉब करते हों या कोई भी काम करते हों, अगर आपने ठान लिया है कि हमको बीपीएससी क्रैक करके ही दम लेना है, तो फिर आपको कितनी भी समस्याएं आएंगी, कितनी भी बाधाएं आपको आएंगी, वो आपको रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं छात्रों से ये संदेश देना चाहूँगा छात्रों को कि आप पहले सुनिश्चित कर लें निश्चित रूप से कि हमको बीपीएससी क्रैक करना है, तो आप निश्चित एक अधिकारी बन के ही आप अपने आप को देखेंगे, अधिकारी के रूप में ही देखेंगे। तो इसलिए आप जोश पैदा करें, जुनून पैदा करें। सर्विस नौकरी का एक लिमिटेड पीरियड है जी, बाद बाकी उस लिमिटेड पीरियड के बाद आपके पास समय है, उस समय को आप कैसे मैनेज करते हैं, वह मैनेजमेंट आपको सफलता दिलाएगी जी। हम लोगों ने भी सब सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस के बाद हम लोगों का समय सुबह और रात अपना होता है, तो हम लोगों ने सुबह में भी अपना समय निकाल के उसकी तैयारी की, फिर शाम में लेट नाइट तक भी अगर ज़रूरत पड़ा तो वहाँ तैयारी की, और तैयारी करने के बाद तो इस तरह से जॉब और पढ़ाई को मैनेज किया। हमने समय फिक्स किया कि मुझे इस समय में पढ़ना ही पढ़ना है जी। जॉब के बाद हमने एक समय फिक्स किया, उस समय में अगर आप फिक्स कर दिए और उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से
आप सफल हो सकेंगे। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से भुवनेश्वर जी ने आपको बताया कि उन्होंने जॉब में रहते हुए भी बीपीएससी में सफलता प्राप्त किया है। तो आप लोग भी निराश ना हो, जो लोग जॉब में हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं जैसा कि भुवनेश्वर जी ने आपको बताया है। बस आपको एक नियमित समय अपनाना है, नियमित अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करना है दोस्तों। तो हार नहीं मानना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि जॉब में है तो हमारे पास समय कम है। आपके पास जो भी समय है वो आपके लिए पर्याप्त समय है, आप उसे उपयोग करके बीपीएससी में सफलता हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो भुवनेश्वर जी, अगला सवाल हमारा ये है कि आप मुख्य परीक्षा के लिए हमारे छात्र को क्या संदेश देंगे? उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए और कैसे उनकी रणनीति होनी चाहिए कि वो अंतिम सफलता प्राप्त कर सके? ये विकास जी, मुख्य परीक्षा में जो सिलेबस है बीपीएससी के लिए, मुख्य परीक्षा में अब सबसे पहले तो सिलेबस का अध्ययन करना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। वो सिलेबस का अध्ययन करके, जैसे जीएस का 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसका बाइफर्केशन है। पार्ट 1 में 3 पार्ट है, सेकंड जीएस में भी 3 पार्ट है। ऑप्शनल का सब्जेक्ट चुनाव करना होता है। सबसे पहले आप छात्रों को हमारे ये बता दें कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एलएसडब्ल्यू रहा जी, एलएसडब्ल्यू रहा। चलिए, एलएसडब्ल्यू रहा मेरा सब्जेक्ट। तो उसमें चूँकि हम लोगों ने एलएसडब्ल्यू इसलिए रखा था कि हम लोगों को जॉब करते हुए तैयारी करनी थी। हाँ। तो अपने मित्रों से यह डिस्कशन में बात सामने आई कि उसमें सिलेबस थोड़ा कम है, छोटा है, वो आसानी से किया जा सकता लेकिन है। भुवनेश्वर जी, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको कुछ बातें पूछना चाहूँगा कि छात्रों की लगातार समस्या ये बनी रहती है और लगातार पूछते रहते हैं कि एलएसडब्ल्यू को लेकर के काफ़ी विवादित मुद्दा बना रहता है छात्रों के बीच कि इसमें मार्क्स कम आते हैं, एवरेज मार्किंग किया जाता है, कॉपी चेक नहीं की जाती है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल वाले को कि क्या ये सही है, ये इसमें कितना मिथ्या है, कितना वास्तविक सच्चाई है? क्योंकि एलएसडब्ल्यू को लेकर के अधिकांश छात्र की जो मनोवृत्ति है वो इस प्रकार है कि अक्सर नंबर कम दे देता है, एवरेज मार्किंग देता है, जितना लिखते हैं, जितना वो अनुमान लगाते हैं कितना मार्क्स आना चाहिए, वो उन्हें नहीं प्राप्त हो सकते हैं और वे अक्सर अदर ऑप्शनल की ओर रास्ता विकल्प चुनते हैं। तो उनके लिए आपका क्या राय होगा छात्रों के लिए, आप बताएं। अभी विगत कुछ वर्षों में जो बीपीएससी का ट्रेंड रहा है ऑप्शनल को लेके जी, तो 2-3 बार से जो एलएसडब्ल्यू का मैं भी मानता हूं कि एवरेज मार्क्स रहा है। लेकिन इसमें एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि एलएसडब्ल्यू भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप करंट से जोड़कर आप लिखेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें भी मार्क्स आएंगे जी। मार्क्स अच्छे आए भी हैं लोगों को। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि एलएसडब्ल्यू में मार्क्स कम आ रहे हैं या वो बहुत नीचे मार्क्स आ रहा है जिसके कारण वो उनका मनोवृत्ति चेंज हो रहा है कि हम अलग सब्जेक्ट ले लें। यदि मुख्य बात ये है कि आप एलएसडब्ल्यू यदि सब्जेक्ट ले लिए हैं तो उसका तो सबसे पहले आप बारीकी से अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद अपने आप को जो सवाल पूछे जाते हैं उसको करेंट योजना, करेंट इशूज से जोड़ करके अपने आंसर को लिखें। हाँ, अपने आप अपडेट करके रखें। क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी में आजकल नया ट्रेंड चला है कि जब भी कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें करेंट इशूज को जोड़ करके मिक्स करके, और एस्पेक्ट भी बीपीएससी का वही रहता है कि आप कितना अपडेट हैं जी। उस अपडेशन के साथ अगर आप सवाल का उत्तर देते हैं तो मेरे ख्याल से मार्क्स आते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं जी। तो इस प्रकार ये ऑप्शनल पे भी, ऑप्शनल तो इसे भी हर एक छात्र का अपना अपना व्यू है, अपना अपना पसंद है। वो जो भी ऑप्शनल रखते हैं तो वो अपने अनुसार रखते हैं। तो इस प्रकार अपना ऑप्शनल का वो चुनाव कर लें, जो भी उनका ऑप्शनल है, ऑनर्स से है चाहे जो पसंद किए हैं, वो ऑप्शनल चुनाव करके वो अपना उसका तैयारी में जुट जाए। फिर GS1 और GS2 का जहाँ तक सवाल है तो GS1 में भी 3 पार्ट है, हिस्ट्री है, करंट इशूज है, स्टैटिस्टिक्स है। तो हिस्ट्री पर जो आर्ट एंड कल्चर मुख्य रूप से पूछा जाता है उसका सिलेबस भी कम है। अगर आप 10-15 प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेते हैं हिस्ट्री में, उसमें होता हाँ, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन होता है, वो बहुत बड़ा इशू बीपीएससी में नहीं है। तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लें। अच्छे से तैयार करने के बाद उसको जो अगर डायग्राम कहीं शामिल करना हो या उसमें भी आप जितना उम्दा कर सकते हैं, जितना एक्स्ट्रा एफर्ट आप लगा सकते हैं, लगाइए।
उसके बाद करेंट इशूज है। करेंट इशूज में भी तो जितना अपडेशन आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक्स पर, उसको अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं, मैप से उसको दिखा सकते हैं। जी, कितने समय पहले का करंट पढ़ना चाहिए मुख्य परीक्षा में? छात्र हमेशा पूछते हैं कि सर कितने साल प्रीवियस हम लोग इसकी तैयारी करें, तो कितने आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि कितने साल तक का अध्ययन करना चाहिए? जब भी एग्ज़ाम का डेट फिक्स होता है तो उसके 6 माह पूर्व से लेकर के जितने भी बर्निंग टॉपिक्स होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल में, उनको छात्रों को काफ़ी उस पर फोकस करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए। और सबसे बड़ा बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सफलता के लिए मेंस पर ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता होती है। जी। अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उस पर आपको अधिक से अधिक चीज़ों को अपडेशन के साथ करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से वो आपका तैयारी मजबूत हो जाता है। तो करेंट इश्यूज को इस प्रकार से करना पड़ता है, उस प्रकार से हम लोगों ने भी किया। अब आती है बात उसका स्टैटिस्टिक्स का, तो वो तो फिक्स है, वो आपको प्रैक्टिस से है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को प्रैक्टिस, हाँ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सटीक सवाल वो बनेगा। और सबसे पहले एक ये अनुभव और भी है कि एग्जामिनेशन हॉल में स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए एक अलग से प्रेशर आ जाता है कि उसको हम कौन सा सवाल, 4 सवाल पूछे जाते हैं, तो 4 सवाल में 2 सवाल हम लोगों को बनाना होता है। तो 4 सवाल में वो सिलेक्शन बहुत बड़ा मायने रखता है। जी। इस बात को छात्रों को थोड़ा सा हम स्पेशल रूप से बताएंगे कि चूँकि वो मार्क्स 72 नंबर तो आपका फिक्स है, वो कटने वाला नहीं है, तो उस पर अधिक से अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है और अधिक से अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हैं तो सवाल का चुनाव अगर आपका सही तुरंत हो गया, विदिन 5 मिनट हो गया, तो आपको समय की बचत होगी और आपका सवाल भी जल्दी बन जाएगा और फर्स्ट पेपर आप अच्छे से लिख पाते हैं, तो आपका वो स्कोरिंग अच्छा बन सकता है। इसी प्रकार सेकंड पेपर का है जीएस सेकंड पेपर में। जीएस सेकंड पेपर में भी 3 पार्ट है, पॉलिटी का है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी का है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो भी काफ़ी अपडेशन वाला पार्ट है। करंट से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। जो हमारा ज्ञान विज्ञान में जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, मानव को विकास करने के लिए जो भी तकनीक सब आते हैं या पर्यावरण संरक्षण के लिए जो तकनीक आ रहे हैं, उन तकनीकों को अच्छे से तैयारी करना चाहिए और उसके आधार पर जो है GS1 और GS2 आपका मजबूत होगा और आपकी सफलता जो है निश्चित रूप से हो सकती है। ऑप्शनल के लिए आपने LSW के लिए कैसे तैयारी की? क्योंकि LSW वाले लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और हमारे भी छात्र LSW के बहुत ज़्यादा हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें कुछ ऐसा गाइडलाइंस बताएं कि वो LSW को अच्छे तरीके से तैयार कर पाएँ। और आपने किस तरीके से LSW को तैयार किया, हमारे छात्रों को आप इसके बारे में बताएँ। LSW में जो मार्केट में किताब मिला, जैसे शुरुआत में तो मुझे भी जब रखा था LSW तो बहुत उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने तैयारी शुरू किया, उसको पढ़ना शुरू किया, तो जो किताब सब ख़रीदा मैंने उसको पढ़ा और कई यहाँ से जो इस संस्थान कैरियर कंचन के संस्थान से जो हमको नोट्स वगैरह सब मिला उसका अध्ययन किया। तो उसके बाद उसकी तैयारी भी धीरे धीरे होने लगा, लेकिन उसमें हमने महसूस किया LSW में कि जो उनका एक्ट है और जो एक सोशल वेलफेयर का इशूज है, जी, टोटल 11 एक्ट हैं। हाँ। उस एक्ट तो फिक्स है, उनका कानून है, लेबर एक्ट में तो कानून बना हुआ है। हाँ। वो कानून में तो समय समय पर वो कानून चेंज होते, अमेंडमेंट होते रहते हैं। उन संशोधनों को ध्यान से देखना चाहिए छात्रों को। और बाकी जो एक्ट है पहले से वो तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होता, लेकिन उसमें समय समय पर जो परिवर्तन होते आ रहे हैं उनको आपको फोकस करना पड़ेगा, उनको लिखना पड़ेगा। सोशल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज के लिए सरकार के द्वारा सारी योजनाएं चलती है, माने हर एक सेक्टर के लिए योजना सरकार के द्वारा है। नए नए योजनाओं को आपको शामिल करना होगा, अपने आंसर में उसको शामिल करना पड़ेगा। योजना जो है उसे लिखना है, उससे लिखना पड़ेगा। गरीबी निर्धनता है, सबके लिए दूर करने का उपाय है, भिक्षावृत्ति का है जी। इस प्रकार से जितनी योजनाएं हैं, जैसे बाल कल्याण के लिए है, इन सारी योजनाओं के लिए भी हाल में आपने देखा होगा कि
चाइल्ड लेबर एक्ट पर काफ़ी काम हुआ है, जी। काफ़ी उस पर संशोधन आए जी, हैं, बिल्कुल। काफ़ी सरकार के द्वारा भी एफर्ट किया गया है। तो इन सब चीज़ों को आप गूगल से, समाचार से, मैगजीन से, पेपर से आपको इकट्ठा करना तो पड़ेगा। इन सब चीज़ों पे पूरी पैनी निगाहें हाँ, रखनी होगी रखनी LSW होगी। के लिए, है ना? इस तब LSW फिर आपका इफेक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप पुरानी बातों को ही रखेंगे, अपडेशन नहीं करेंगे, उसी चीज़ों को लिखेंगे, तो मार्क्स तो एवरेज आएंगे ही। हाँ, जी। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है आपका LSW में हम छात्रों को ये कहेंगे कि अभी जो आप छात्र LSW रखे हुए हैं, तो इस सारी चीज़ों को आप बारीकी से अध्ययन कीजिए, उसको कलेक्ट कीजिए, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगा, फिर आपका आंसर क्या होगा, बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए छात्रों, जैसा कि भुवनेश्वर जी ने बताया है LSW के बारे में, और लगातार हमारी टीम के द्वारा भी आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, और वही बात आपको भुवनेश्वर जी ने ही बताया कि LSW किस तरीके से LSW में उन्होंने अच्छी सफलता प्राप्त किया है। तो आप यदि LSW वैकल्पिक विषय के रूप में लिए हैं तो कभी भी इस तरीके की दुविधा में आप नहीं पड़े। हर एक ऑप्शनल का एक अलग अलग वैल्यू है, आप उसी ऑप्शनल में अच्छा कर सकते हैं, और रिजल्ट आपके सामने खड़े हैं भुवनेश्वर जी, और इन्होंने LSW से ही अंतिम सफलता प्राप्त किया। तो आप बिल्कुल भी दिशाहीन नहीं हो, LSW में भी आप अच्छा कर सकते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आना है दोस्तों, पढ़ना आपको है। और जैसा कि भुवनेश्वर जी ने बताया कि आप LSW में नए नए चीज़ों को अपडेट करना सीखें, जो एक्ट में संशोधन किए जा रहे हैं उस पर नज़र रखें, सरकार द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण संबंधित योजनाएं लागू किए जा रहे हैं उन योजनाओं पे आप काफ़ी नज़र रखें, और कोशिश करें कि अपने नोट्स में हमेशा उन योजनाओं को अपडेट करते रहें। आपको LSW एक बेहतर अंक जरूर प्रदान करेगा। तो भुवनेश्वर जी, अब आप बताइए कि इंटरव्यू आपका कैसा रहा। आपसे थोड़ा इंटरव्यू के बारे में भी हमारे छात्र जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू आपका कैसा रहा, आपसे क्या क्या सवाल किए गए, और आपका अनुभव कैसा रहा इंटरव्यू का, आप मुझे बताएं और छात्रों को भी बताएं। देखिए, मुख्य परीक्षा सफल होने के बाद मैं इंटरव्यू की तैयारी में लग गया, और चूँकि करियर कंचन संस्थान से मैं जुड़ा हुआ हूँ पहले से ही, जी। तो यहाँ मॉक टेस्ट में मैंने भाग लेना शुरू कर दिया। और मॉक टेस्ट के दौरान इंटरव्यू में जितने करंट इश्यूज थे बताया गया कि उनको तैयार कर लेना है। जी। तो हम लोगों ने करंट इश्यूज पर काम किया, तैयार कर लिया, और अपने ऑनर्स पेपर पर भी काम किया। ग्रेजुएशन का ऑनर्स पेपर, ग्रेजुएशन का ऑनर्स पेपर छात्रों पर को भी। बता दें कि आपका ग्रेजुएशन का ऑनर्स पेपर क्या छात्रों था? को बताना चाहूँगा, मेरा ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर्स था। जी। और चूँकि मैं सर्विस सचिवालय में लंबे समय से कर रहा था, तो अपना सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर में नहीं रख के हमने LSW का चुनाव किया, ताकि कम समय में आप कम समय में हम बेहतर तैयारी कर सकूं। जी। यही मंशा से LSW रखा था। तो इस प्रकार से इंटरव्यू की तैयारी में हम लोगों ने शुरू कर दिया, मॉक टेस्ट देने लगे। इंटरव्यू में जो भी मॉक टेस्ट देने से सबसे खास बात है कि आपका कमियां जो बोर्ड मेंबर होते हैं वो उनको पकड़ में आता है, और जब वो फीडबैक देते हैं कि नहीं आपको ये चीज़ कमी है, इस पर काम करना है, तो उसका फिर हम लोग सुधार करते हैं और उस पर तैयारी कर लेते हैं। तो इंटरव्यू इस तरह से तैयारी किया। और जो यहाँ इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर, यहाँ खास करके हम ये बताना चाहूँगा छात्रों को कि यहाँ जो इंटरव्यू मॉक टेस्ट हुआ उसमें एक दो चीज़ हमको बहुत पसंद आया जी। यहाँ के जो कुछ फैकल्टी थे जो बोर्ड मेंबर में होते थे, उन लोगों से जो अनुभव किया मेरे में बॉडी लैंग्वेज में, चाहे कैसे बोलना है, क्या मैनर उसमें रखना है इंटरव्यू के लिए, इन सब सारी चीज़ों पर उन लोगों ने इतना अच्छा फीडबैक देते थे, और उस पर काम करने से एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं ये बात हम लोगों को करनी चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस जब आता है तो आप BPSC में जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करता है, बहुत आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, और आप जब सवाल पूछा जाता है तो आप सवाल को अच्छे से जवाब दे पाते हैं। तो इसी प्रकार से तैयारी यहाँ से मैंने किया, इंटरव्यू की तैयारी। और इंटरव्यू की तैयारी करने के बाद जब मैं BPSC में इंटरव्यू दिया, तो चूँकि मेरा उस समय LSW ऑप्शनल था, ऑनर्स फिजिक्स था, दोनों पेपर आपको तैयार करना पड़ा? हाँ, दोनों पेपर हमने तैयार किया था। तो हमको संजोग ऐसा रहा कि मेरे साथ वो दोनों सब्जेक्ट से सवाल किए गए। अच्छा, एक फिजिक्स ऑनर्स से और ऑप्शनल से। हाँ, और तीसरा था मेरा सर्विस का,
हम आरटीआई में काम करते हैं, तो मुझसे आरटीआई पर सवाल किया गया। 10-15 सवाल आरटीआई से हुए, बाकी फिजिक्स से हुए और कुछ सवाल एलएसडब्ल्यू से हुए। उसके बाद जो है सो मैंने इंटरव्यू मेरा कम से कम 20-22 मिनट करीब चला था और 22 मिनट के इंटरव्यू में इन तीनों सेक्टर से करंट इश्यूज से भी 2-4 सवाल पूछे गए थे। तो इस प्रकार जो है सो मैंने यहाँ की जो तैयारी थी और यहाँ से चूँकि शुरू मॉक इंटरव्यू और सब्जेक्ट पर जो मैंने काम किया था वो बहुत काम आया और उसका मैं जवाब अच्छे से दे पाया। तो भुवनेश्वर जी, अब जो हमारे नए छात्र हैं जो कि बीपीएससी के क्षेत्र में आना चाहते हैं और अपनी तैयारी को प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसे आप क्या बताना चाहेंगे? क्या उनके लिए रणनीति उन्हें अपनाने के लिए कहेंगे कि उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? जो नए छात्र हैं, जो बिल्कुल अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं और नया अभी जो मतलब इस फील्ड में उतरे हैं, तो उनको काफ़ी समस्या है कि शुरुआत कहाँ से किया जाए। तो नए एस्पिरेंट के लिए आपके क्या उनके लिए संदेश है, वो आप बताएं। विकास जी, नए छात्रों को सबसे पहले तो वो तैयारी यदि शुरू करते हैं तो चूँकि छात्र नए हैं, बिगनर्स हैं, उनको बहुत ही डीप जानकारी नहीं होती है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, किन किताबों को पढ़ना चाहिए। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप कहीं न कहीं किसी संस्थान से जुड़ें। इसलिए जुड़ें कि चूँकि आप बिगनर्स हैं, आपको बहुत सारे मतलब अनुभव नहीं है, तो उस और जल्दी सफलता चाहिए जी। ये भी बात है, जल्दी चाहिए। हाँ, सफलता भी जल्दी चाहिए। बच्चे जो है ग्रामीण परिवेश के हैं, बहुत मिडिल क्लास फैमिली के हैं, बहुत सारे गरीब फैमिली से आते हैं, तो उनको 5 साल और 7 साल तैयारी करने का वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तो इसलिए उनको मेरे विचार में सही संस्थान से जुड़ना चाहिए। और संस्थान से जुड़ने का लाभ यह होगा उनको कि जो यहाँ अनुभवी फैकल्टी हैं, जो यहाँ सालों साल अधिकारी बना रहे हैं, तो उनको तो अधिक अनुभव है। तो वह अनुभव अगर नए लोगों को मिलेगा और नए एनर्जी के साथ अगर वो पढ़ेंगे, संस्थान से जुड़ के या अपना सिलेबस जो भी है बीपीएससी का वो तैयारी करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको कम समय में सफलता, अधिक नॉलेज भी होगा, पकड़ भी हो जाएगा और सफल भी होंगे वो। तो इसलिए मैं नए छात्रों से मुख्य रूप से ये कहूँगा कि आप पीटी हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, आप संस्थान से जुड़िए। संस्थान से जुड़ करके आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी में बहुत सारी बारीकियां आपको समझ में नहीं आएगा। गाइडलाइंस की बहुत ज़रूरत, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ज्ञान बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। तो गुरु जो है उनको उनके सानिध्य में आना चाहिए और उनसे उनका अनुभव लेना चाहिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सके। तो इसलिए और जो भी पीटी के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए आप कंटिन्यूटी बना के रखें। बीच में कई छात्र हमने देखा है गांव में कि पढ़ाई शुरू किए, फिर बीच में वो इधर उधर डिविएट हो गए, बहुत सारे जगह ऐसे ही मतलब काम करते बिना हल्का से लेकर के काम। लेकिन बीपीएससी हल्के से लेने में नहीं होगा जी, इसको आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। इस चुनौती को आपको सामना करने के लिए आपको काफ़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि मैं, चूँकि राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा है जी, बिल्कुल, और आपके राज्य में आपकी ज़रूरत है, आप इस सेवा में आइए और इस सेवा में आ करके आप पब्लिक का सीधे तौर से हेल्प करने का मौका मिलेगा आपको। तो जब तक आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो बीपीएससी करेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सबसे मुख्य बात यह है कि आप दृढ़ निश्चय हो लें, समय फिक्स करें, निर्धारित करें। अगर आप शाम को 7 बजे पढ़ने का समय फिक्स करते हैं तो किसी भी तरह की बाधा आए तो आप सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए उस टाइम को जिसमें आपको पढ़ना है जी, बिल्कुल। तो वो अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से सफल आप होंगे।
तो दोस्तों आपने देखा कि भुवनेश्वर जी ने किस प्रकार से जॉब में रहते हुए उन्होंने बीपीएससी में सफलता हासिल की, और उन्होंने किस तरीके से आपको बताया भी कि कैसे उन्होंने इसके लिए रणनीति बनाई और कैसे उन्होंने अध्ययन किया, कैसे तैयारी की, किस तरह से वो हमारे संस्थान से जुड़े और तैयारी की और अपनी तैयारी को बेहतर बनाए। तो भुवनेश्वर जी, आप एक सवाल मुझे और बताएं कि आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय तो अपने सबसे पहले मैं अपने माता पिता जी दोस्तों और सबसे खास कैरियर कंचन को मैं देना चाहूँगा, जी क्योंकि जॉब में रह के और सेल्फ स्टडी तो हम लोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ इस संस्थान से जुड़ने के बाद इतना ज़्यादा इफ़र्ट हुआ और इतनी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ के फैकल्टी के अनुभव से सीख लिया और उस पर काम किया, जिसका परिणाम है कि हम आपके सामने जी खड़े हैं। तो इसलिए इन तीनों को हम अपने सफलता का श्रेय देना चाहूँगा। तो आगे आप इस पद पर भविष्य के लिए आपके लिए क्या रणनीति है? आप लोगों को कैसे निस्वार्थ सेवा करेंगे और आपकी भविष्य की रणनीति क्या है? क्या आप इसके आगे भी कुछ अपने भविष्य में सोचे हैं कि आगे भी बीपीएससी की तैयारी कंटिन्यू रखेंगे और इससे ऊंचे पद पर भी आप तैनात होंगे? तो क्या आपकी रणनीति भविष्य की है, वो भी हमारे छात्रों को बताएं, आगे आप क्या करेंगे? जरूर, निश्चित है। मेरे भविष्य में अभी भी योजनाएँ हैं मन में कि जैसे कि अभी मैं इस पद पर सफल हुआ हूँ, तो इसमें मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। चूँकि ये मुझे पद मिला है SC/ST वेलफेयर ऑफिसर, तो हमारे समाज में जो मुख्य धारा में नहीं है, जो आज भी हाशिए पर हैं, उन लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने में ये पद में है कि बहुत हम काम कर सकते हैं पब्लिक के लिए, और जो हमारे समाज के हाशिए पर लोगों हैं उनको ऊपर खींचने में निश्चित रूप से इसमें इस पद के माध्यम से हम कर सकते हैं, समाज में काम कर सकते हैं। और चूँकि राज्य का सेवा है, तो हम राज्य के इस निवासी हैं, तो हमको निश्चित रूप से यह शौक़ है कि जा कर के हम उन लोगों के लिए काम करें, उन लोगों के लिए अपनी सेवा दें, ताकि उन लोगों समाज से जो हम कुछ लिए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उन समाज के लिए कुछ करें। तो इसलिए ये तो अब है ही, एक अपॉर्चुनिटी तो हमको मिला ही है, लेकिन साथ ही साथ मैं अभी भी बीपीएससी कंटिन्यू करने का इरादा रखता हूँ, और आगे भी हम और बड़े पद पर के लिए हम तत्पर हैं, उसके लिए तैयारी करेंगे ही, और तैयारी करके इनसे भी बड़े पद पर जा कर के और समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना काम करना चाहेंगे। देखा आपने दोस्तों कि हमारे भुवनेश्वर जी ने आपको बताया कि वे किस तरीके से आगे की रणनीति भी जारी रखना चाहते हैं, और बीपीएससी में अभी भी वो अपने कंटिन्यू रखना चाहते हैं अपने आप को, और वे आगे भी इससे उच्च पोस्ट के लिए वो बीपीएससी के एग्जाम में शामिल होंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इन्होंने कैसे जॉब में रहते हुए भी बीपीएससी में अंतिम रूप से सफलता प्राप्त किया, और अभी भी इनसे भी वो ऊपर पोस्ट प्राप्त करने के लिए इनसे लगातार जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी हिम्मत नहीं हारें और लगातार मेहनत करते रहें, यही मेहनत ही आपको अंतिम सफलता की ओर ले जाएगी, और आप अपना जो रिजल्ट है वो आप सुनिश्चित कर पाएंगे आने वाले बीपीएससी के एग्जाम में। तो हिम्मत नहीं हारना है दोस्तों, मन से मेहनत करना है, निरंतर अभ्यास करना है, और जैसे हमारे भुवनेश्वर जी ने बताया कि आपकी रूटीन एकदम फिक्स होनी चाहिए, और सबसे पहली प्राथमिकता आपको पढ़ाई को देनी चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम आए तभी आप अपने पढ़ाई के रूटीन को अनफॉलो करें। तो आप रूटीन को एकदम सीमित बना लें, एकदम निरंतर बना लें, और उसी रूटीन के अनुसार आप कार्य करें, तो आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद भुवनेश्वर जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे करियर कंचन और ITI अकेडमी की टीम से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पद पे चयनित हुए हैं, और मुझे आशा है, मेरी सारी टीम को आशा है कि आप भविष्य में इस पद की गरिमा का ख्याल रखेंगे और भविष्य से जुड़े इस सारी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। और दूसरी शुभकामनाएं यह भी है कि आप बहुत जल्द ही SDM के पोस्ट पर तैनात हो, और मैं फिर खुद आपके सामने रूबरू हूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज विदा लेता हूँ मैं भुवनेश्वर जी के साथ, फिर मुलाकात होगी। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, जय।